कोई डाउट यहाँ वो तक होमवर्क का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? इसका? कौन सा क्वेश्चन था? एक कार्ड पाथ था। हाँ ये हाँ सर। क्या है आंसर? फर्स्ट वन तो सर इसके पहले उसकी जैसे ही क्योंकि ए में और बी में तो पोटेंशियल सेम ही हो रहा है। हाँ तो पॉइंट ए पे जितना स्पीड से एंटर करेगा पॉइंट बी पे उतनी स्पीड से बाहर आएगा। हाँ सर। हाँ सर। ये तो ठीक है, चलो पहला वाला का तो आंसर एस्केप स्पीड के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट सरफेस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, स्पीड वी हमको सरफेस वाला पॉइंट पे दिया है ना, तो सरफेस पॉइंट पे एस्केप स्पीड तो हमको मालूम है √2gm/r होता है। हाँ सर। सेकंड का कैसे करेंगे? सर पहले वो r/2 डिस्टेंस पे पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे, हाँ फिर तो नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, नॉर्मल रिएक्शन माइनस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू mv² आर। बस बस हो गया, सही है। ये स्पीड का वैल्यू यहाँ पे आप सबको निकाल सकते हो पॉइंट पी पर। इस पर एक फोर्स ग्रेविटी का फोर्स mg लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इधर, लेकिन जो सर्कुलर मोशन है सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो पॉइंट पी पे स्पीड कैसे निकालेंगे? फर्स्ट पॉइंट का तो आंसर यही हो जाएगा कि जो v का वैल्यू है वो एस्केप स्पीड होना चाहिए, तो दिस इज √2g M/r। दूसरा पॉइंट पी पे स्पीड निकालने के लिए एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। टोटल एनर्जी बता सकते हो पार्टिकल का कितना है, आपको बोल दिया सेकंड पॉइंट में कि स्पीड एस्केप स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होगा बताइए? कल डिस्कस किया ना, एस्केप स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो तो टोटल एनर्जी क्या करते हैं हम लोग? जीरो। जीरो करते हैं। तो इसका मतलब कि अब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से नॉर्मल रिएक्शन तो कोई वर्क कर नहीं रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो mg सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, टोटल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं हम। सो पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारे पास हाफ mvp²। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे? पोटेंशियल इनटू इस पार्टिकल का मास कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो पॉइंट पी है क्या वो सॉलिड स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है, यस सर। तो वहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -3/2g इंटू मास ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाई रेडियस का क्यूब इंटू रेडियस स्क्वायर माइनस रेडियल डिस्टेंस यहाँ पर r/2 है पॉइंट पी का, r/2 होल स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 0। ये करेंगे? हाँ। ठीक है, सो यहाँ से आपको स्पीड पॉइंट पी पर मिल जाएगा, ये आएगा 11gm/4r अंडर रूट। ये आया क्या? इसका आंसर है ना। अब उसके बाद सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं vp² डिवाइडेड बाई रेडियस आर। ये वाला पॉइंट सबको सोच के देखना कि ये जो सर्कल यहाँ पे आर्क दिख रहा है इसका रेडियस कैपिटल आर कैसे हुआ। ठीक है, हाँ सर। अब g का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉइंट पी पे g क्या लिखेंगे? एक सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटी क्या होता है किसी भी पॉइंट पे? gm/r³ इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस। सेंटर। हाँ gm/रेडियस का क्यूब हो गया और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो गया r/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू m/r इंटू vp² मतलब 11gm/4r²। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाएगा 13/4 आ जाएगा। याद है आंसर किसी का? यस सर। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एडवांस में मिलता है देखने को, मेंस में नहीं मिलता, जैसे कोई एक आर्क बना के अंदर किसी पॉइंट पे ऐसा एडवांस में आता है। और कोई क्वेश्चन था होमवर्क में? और कुछ था क्या? हाँ सर और दो क्वेश्चन। वो बन गया सब? कहाँ पे? हाँ सर। हाँ ये सब बना। सर इस क्वेश्चन में वो 6 नहीं है डिस्टेंस, नहीं सिक्स तो आर? आंसर अलग है सर, एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाँ एनसीईआरटी में दिया वो 6 आर सर, ही 6 था। था। अच्छा ठीक यस। है, इसका मेथड आप इसका आंसर कुछ भी, इसका मेथड कैसे किया अप्रोच इसको? सर पहले न्यूट्रल पॉइंट तक न्यूट्रल लेके पॉइंट बढ़ा करके जाएगा। कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट के राइट में क्या होगा कि इस 4m स्फीयर का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा पार्टिकल पे, तो वो अपने आप चला जाएगा फिर इसकी तरफ। ठीक है, उस तरह से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन किए थे? हाँ सर। कितना है आंसर इसका? ये बना था क्या क्वेश्चन? बोलो बोलो, बना क्या है ये? कैसे करेंगे इसको अप्रोच? एनर्जी कंजर्वेशन सर। बस एनर्जी कंजर्वेशन करना है इसमें। आप चाहो तो इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे किसी इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हो। ऐसा एक क्वेश्चन जो लास्ट किया था ना हम लोगों ने, एक क्वेश्चन ऐसा किया था, ये क्वेश्चन इसी तरीके का है। तो बस यहाँ पे जो छोटा वाला स्फीयर है उसको एक पार्टिकल लेना है आपको, तो इसका आंसर कितना आया मैं आंसर लिख देता हूँ इसका। ये आ जाएगा 3gm/2r। याद था? रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी। बोलो ये बना कि नहीं बना? नहीं बना। नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा था उस टाइम पे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करना बहुत इजी होता है। यार सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू वी मिनिमम हाफ म्यू हाफ वी रिलेटिव वी स्क्वायर। रिलेटिव स्क्वायर। तो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में वी रिलेटिव पूछ रहा है, तो यहाँ से सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। तो एक प्लेनेट यहाँ पे हमको दिया, इसका मास है कैपिटल एम, और एक सुपर डेंस पार्टिकल है, मतलब इसका कोई डायमेंशन कंसीडर नहीं करना हमको, लेकिन इसका मास आप देख सकते हो कि काफी कंपेरेबल है, तो ये प्लेनेट भी मूव करेगा। रिलीज फ्रॉम अ हाइट 2r दिया, हाइट मतलब ये रेडियल डिस्टेंस 2r हो जाएगा ना, हाइट r दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रहा है। सो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। कभी भी आपको फिजिक्स में वी रिलेटिव का क्वेश्चन मिलता है तो एक बार जरूर सेंटर ऑफ मास फ्रेम आपको क्लिक करना चाहिए एक साथ दिमाग में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में ऑलरेडी वी रिलेटिव का टर्म रहता है। अब देखो इनिशियली हमने रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? क्या माइनस ऑफ जी एम इंटू m/2 डिवाइडेड बाई सेपरेशन इज 2r, ये लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, आपको बोला जब कोलाइड करना है तब उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हो गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हाफ इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू याद है m1 m2 m1 m2 होता है। हाँ सर सो m इंटू m/2 डिवाइडेड बाई m1 m2 इज 3m/2 इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब ये जस्ट कोलाइड करने वाला होगा तब सेपरेशन कितना हो जाएगा? आर आर के इक्वल लेंगे, पार्टिकल का तो कोई डायमेंशन नहीं है तो सरफेस पे है पार्टिकल, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस ऑफ जी कैपिटल एम इंटू m/2 डिवाइडेड बाई आर। यहाँ से निकाल सकते हो रिलेटिव। समझ में? एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बस कौन सा कंसेप्ट यूज करना है यही सब चीजें तो सीखना है। और कोई क्वेश्चन था? नहीं सर। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो फिर आगे बढ़े।
ठीक है, तो ये टाइम पीरियड वाला इक्वेशन को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यूज करेंगे टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, और डी ए बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इस सब पैरामीटर्स को यूज किया जाएगा। तो देखो इसमें मान लो कि कुछ क्वेश्चन से देखते हैं, थ्योरी तो और ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। तो मान लो आपको बोला एक पार्टिकल मास m इज प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड v0 एट एन एंगल थीटा फ्रॉम दिस रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, 5 आपको डिस्टेंस दे दिया पार्टिकल और इस प्लैनेट का सेंटर से, देन फाइंड द एंगल थीटा फॉर विच द पार्टिकल जस्ट ग्रेजेस द सरफेस। यहाँ पर आपको v0 और थीटा में से कोई भी एक वैल्यू देकर दूसरा वैल्यू पूछ सकता है। तो जब ये पार्टिकल ग्रेज करेगा प्लैनेट को, ग्रेज करने का मतलब क्या होगा, क्या इसका वेलोसिटी एट दिस पॉइंट विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस। हाँ सर। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी टेंजेंशियल टू द सरफेस है, इसका मतलब क्या रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है यहाँ पर। हाँ सर। ठीक, अब मेथड दो ही है, मेथड क्या है हमारे पास, एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक है हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखें विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, तो बताओ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। m v naught sin theta into 5 r। m v0 into रेडियल डिस्टेंस इज 5r। यहाँ पे r क्रॉस v में r वेक्टर और v वेक्टर में एंगल कितना है, थीटा। थीटा नहीं, r वेक्टर तो इधर रेडियली आउटवर्ड होता है ना, सर 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। बट इस क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि कोई थीटा भी ले लेता है तो उसका आंसर सही आ जाता है, लेकिन कंसेप्चुअली गलत है वो, क्योंकि sin पाई माइनस थीटा तो sin थीटा ही हो जाता है, लेकिन एंगल r वेक्टर और v0 वेक्टर के बीच में यहाँ पे पाई माइनस थीटा का एंगल है। ठीक है, और जब ये ग्रेस कर रहा है उस टाइम पर एंगल 90 डिग्री है, तो हम डायरेक्टली m v इंटू रेडियल डिस्टेंस कैपिटल कर सकते हैं। सो ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन हम एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी सोचो, एक जो इक्वेशन था हमारे पास माइनस जी m1 m2 r बाई 2 है, क्या यहाँ पर a का वैल्यू मालूम है क्या हमको, a का वैल्यू मालूम है, नहीं सर। नहीं मालूम है, तो उस तरीके से अप्रोच करना फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब अगर आपको मेजर एक्सिस का लेंथ पता है तब तो आप अप्रोच ले सकते हो, माइनस जी एम एम बाई 2 कर सकते हो मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अगर वो नहीं मालूम है तब क्या करो, किसी भी दो पॉइंट पे बस इक्वल कर दो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को। तो इनिशियली यहाँ पर हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई रेडियल डिस्टेंस 5r हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, और फाइनली इस पॉइंट पे जब ग्रेस किया तब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। ये होगा क्या, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। तो सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर आप, एक वेरिएबल है थीटा, हो जाएगा ना सॉल्व। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे मतलब इक्वेशन को समझो कि इक्वेशन हम कैसे लिख रहे हैं, बाकी तो आपको डेटा देगा तो आप सॉल्व कर ही सकते हो चीज़ों को। तो आपको v0 का वैल्यू भी पूछ सकता है, थीटा का वैल्यू भी पूछ सकता है, कोई एक पैरामीटर देके दूसरा चीज आपसे पूछ सकता है। हो गया ये, एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सपोज कि एक पॉइंट पी से एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को ध्यान से देखो कि यहाँ पर किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हम यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अगर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर प्रोजेक्ट करें, हमको क्या क्या चीजें मालूम है, जैसे सर्कुलर मोशन अगर आप देखो तो सर्कुलर मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है सर्कल में सर्कुलर मोशन में घूमने का भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और रेडियल वेक्टर के बीच कुछ एंगल होता तब क्या कभी भी इसका सर्कुलर मोशन का पाथ हो सकता था क्या अराउंड दिस प्लैनेट, नहीं सर। नहीं हो सकता। तो पहला चीज आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, क्या इसमें कोई भी वेलोसिटी ऑफ v0 दो कभी भी सर्कुलर मोशन में आएगा अराउंड द प्लैनेट, नहीं सर। नहीं आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना चाहिए रेडियस वेक्टर के। तो इसलिए केस यहाँ पे लिया और ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए इस चीज पे क्वेश्चन में कि जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर है तो सर्कुलर मोशन का एक पॉसिबिलिटी रहता है। जैसे मान लो कि अगर मैं रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इस प्लैनेट का मास कैपिटल एम है, ठीक है, और रेडियस हमारे पास कैपिटल आर, ठीक है, मास कैपिटल एम है। तो अगर मान लो कि ये वेलोसिटी u का वैल्यू एक्जैक्टली अंडर रूट ऑफ g इंटू कैपिटल एम बाई स्मॉल आर हो जाए तो कैसा ट्रेजेक्टरी होगा, सर्कुलर। सर्कुलर होगा यार, सर्कुलर मोशन में ये आया था ना हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ सर। ठीक है, सो पाथ इज अ सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, प्लैनेट के सेंटर। सेंटर एट द प्लैनेट सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे पाथ हमको जो मिलेगा दिस पाथ इज अ सर्कुलर मोशन। तो ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए हमको मिलेगा, अगर वेलोसिटी एक्जैक्टली इक्वल टू v है, इसको मैं काम करता हूँ मैं v0 बोल देता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इसको मैं सेकंड केस बोलता हूँ। अगर मान लो कि जो वेलोसिटी हम लोग दे रहे हैं वो लेस देन u0 v0 है, तब क्या होगा, सर्कल में तो नहीं घूमेगा ना। नहीं सर। ठीक नहीं है, तो सर। अब इस टाइम पर क्या होगा कि इट विल मूव इन एन एलिप्स, ये एलिप्स में मूव कर सकता है। अब देखो जब एलिप्स में मूव कर रहा है तो बहुत तरीके का पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आता है। ठीक है, बहुत तरीके का पॉसिबिलिटीज आता है, जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएगा कि ये प्लैनेट के सर्फेस पे गिर सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि सर्फेस पे आके गिर गया, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया तो ऐसे मूव किया और सर्फेस पे आके गिर गया, तो ये जो पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअली में हो नहीं रहा है, ये वाला हाँ पाथ यहाँ पे ट्रैवल नहीं हो रहा है। तो जो पाथ ही ट्रैवल किया इज अ पोर्शन ऑफ एन एलिप्स। अब और भी पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है कि सर्फेस पे गिरे नहीं और जस्ट नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे ग्रेस करता हुआ चला जाए एक पोजीशन पे, हाँ सर। है ना, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर ग्रेस भी नहीं करा जस्ट एक एलिप्स है पूरा। तो बहुत तरीके का पॉसिबिलिटीज हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखने वाला बात है कि अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, अगर वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है तो जो पाथ होगा पार्टिकल का वो एलिप्स होगा। उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत सारे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, प्लैनेट पे गिर सकता है, प्लैनेट को ग्रेस करके जा सकता है, या फिर ना गिरे ना ग्रेस करे जस्ट एलिप्स में पूरा घूम सकता है। अब अगर एलिप्स में घूम रहा है तो पाथ इज एन एलिप्स। अब देखो अगर एलिप्स में घूम रहा है तो एलिप्स का फोकस कहाँ होगा, ये जो पोर्शन यहाँ पे हुआ है दिस इज अ पोर्शन ऑफ एन एलिप्स। तो अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट हाइपोथेटिकल एलिप्स पूरा कंप्लीट करूँ तो इस एलिप्स का कुछ तो फोकस होना चाहिए, कहाँ पे फोकस होगा, सेंटर ऑफ द प्लैनेट। सेंटर ऑफ द प्लैनेट। लेकिन दो फोकस होता है, कौन सा फोकस पे सेंटर रहेगा प्लैनेट का, जिस जब उसको रहेगा जिस साइड में वो जो पार्टिकल रहेगा वो जाके क्या देखो दो फोकस होगा, जो फोकस फार्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो फोकस दूर है वो रहेगा सेंटर ऑफ द प्लैनेट। हाँ सर। ठीक है, सो पाथ इज एन एलिप्स विथ सेंटर ऑफ द प्लैनेट एट फार्दर फोकस। समझ में आई चीज,
हाँ सर। सर अगर ये वेलोसिटी ऑर्डिनल वेलोसिटी से कम होगा तो सर ये एलिप्स ही होगा। क्या चीज? मतलब सर अगर u लेस देन v नॉट हो रहा है तो सर यहाँ पे एलिप्स हो रहा है, सर ये एलिप्स ही होगा। इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग प्रूफ। अगर आप टोटल एनर्जी लिखते हो एक पार्टिकल का, ठीक है, टोटल एनर्जी कोई एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी के लिए नहीं लिख रहा हूं, मतलब कि आप जितने भी कोनिक सेक्शंस में डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज जानते हो, चाहे वो सर्कल हो, एलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, सबके लिए हम एक कॉमन चीज डिफाइन कर सकते हैं, वो एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरीज के लिए अगर आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको प्रूफ नहीं करेंगे हम, जस्ट आप इसको ध्यान रख सकते हो, ये ई स्क्वायर माइनस 1 के प्रोपोर्शनल आता है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरीज कैसे हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर ई का कुछ वैल्यू अज्यूम किया जाए, जैसे इक्वल टू 0 हो गया अगर, ठीक है, तो इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, किसके लिए होता है इक्वल टू 0? एसेंट्रिसिटी 0 किसका होता है? सर्कल का एसेंट्रिसिटी 0 होता है। अब अगर एसेंट्रिसिटी 0 है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव नेगेटिव आएगा। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। वैसे ई का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो क्या ये एलिप्स होता है? हाँ सर। और एलिप्स भी हुआ ई का वैल्यू 1 से कम है तब भी आपके पास ई का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। तो ये जो वेलोसिटी हम प्रोवाइड करते हैं लेस देन ऑर्बिटल स्पीड, अगर आप लेस देन ऑर्बिटल स्पीड प्रोवाइड करोगे वेलोसिटी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, एसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। इसलिए ये बात को हम एलिप्स बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अगर ई का वैल्यू इक्वल टू 1 हो गया तो क्या होगा? पैराबोला। पैराबोला होता है ये। तो ई का वैल्यू 1 का मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गया, हाँ है सर। ना? तो एस्केप स्पीड में हमने ये कांसेप्ट पढ़ा था कि पार्टिकल को अगर एक वेलोसिटी दो सच दैट वो एस्केप कर जाए तो उसमें क्या टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 किया था हमने। हाँ अगर सर। मैं पॉइंट पी पर इस पार्टिकल को एस्केप स्पीड का वेलोसिटी दे दूं, एस्केप स्पीड प्रोवाइड कर दूं, तो क्या ये पैराबोलिक पाथ में मूव करता हुआ जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप कर सकते हो, जैसे ई लेस देन 0 मतलब होता है बाउंडेड सिस्टम। ये एक बाउंडेड सिस्टम है, जैसे प्लैनेट और सन का सिस्टम या सैटेलाइट और प्लैनेट का सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अराउंड द न्यूक्लियस, वो सब बाउंडेड सिस्टम है। पैराबोला यूजुअली आपको देखने को मिलता है जैसे कॉमेट्स, है ना, कॉमेट्स का जो मोशन है, कॉमेट्स मूविंग टुवर्ड्स द सन या टू मूविंग टुवर्ड्स द प्लैनेट। अर्थ में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो भी तो पैराबोलिक होता है। नहीं तो अर्थ में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें ग्रेविटी कांस्टेंट अज्यूम करते हैं ना, हाँ वो भी है। यहाँ तो ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, मूविंग टुवर्ड्स सन और प्लैनेट। ठीक है, तो कभी आपको लिख के दे दे कि ऐसे प्लैनेट कॉमेट इज मूविंग टुवर्ड्स द सन या मूविंग टुवर्ड्स द प्लैनेट, तो आप उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 ले सकते हो। यूजुअली कॉमेट पैराबोलिक पाथ पे आता है। तो पैराबोला में सन कहाँ पे लाई करेगा, मतलब सन का सेंटर कहाँ होगा, पैराबोला में भी फोकस होता है, हाँ है ना? तो पैराबोला का जो फोकस होगा वहाँ पे सन या प्लैनेट जिसकी तरफ अप्रोच कर रहा है कॉमेट, उस प्लैनेट या सन का सेंटर उस पैराबोला का सेंटर फोकस हो जाएगा। सर यू वेक्टर रेडियस वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर ना हो तो भी फोकस क्या सेंटर में आएगा हाँ, पैराबोला? पैराबोला का हमेशा सेंटर नहीं आएगा, मतलब सेंटर जो होगा पैराबोला का हमेशा फोकस पे आएगा। सर कोई ऐसा चीज है जो हाइपरबोला हाँ, ई का वैल्यू अगर आप ग्रेटर देन 1 रखते हो सो दिस इज हाइपरबोला। तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पॉजिटिव, मतलब कि जैसे मान लो कि आप एग्जांपल दे सकते हैं पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद स्पीड ग्रेटर देन एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड का मतलब क्या था, एस्केप स्पीड मतलब क्या, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाना चाहिए। वो कैसे 0 हो गया था, इन्फिनिटी पे चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, इंटरेक्शन बंद हो गया, और काइनेटिक एनर्जी भी हमने वहाँ पे मिनिमम या 0 कर दिया था। हाँ। लेकिन एस्केप स्पीड से ज्यादा स्पीड हो गया तो क्या होगा, बहुत दूर चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी रह जाएगा पार्टिकल के पास। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपको हाइपरबोला देखने को मिल सकता है व्हेन द प्रोजेक्शन स्पीड इज ग्रेटर देन एस्केप स्पीड। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरीज को डिसाइड किया जाता है, यही ट्रैजेक्टरीज आपको मिलता है। ठीक है, एनर्जी कैलकुलेशन पे, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा एनर्जी कैलकुलेशन में पैराबोला हाइपरबोला के लिए, क्योंकि वो अभी 11 12 के सिलेबस में नहीं रहता है। हो गया यहाँ तक? अगर मान लो कि जो वेलोसिटी हम लोगों ने प्रोवाइड किया, लेट अस से u इज ग्रेटर देन v नॉट बट इट इज लेस देन एस्केप स्पीड। ठीक है, v नॉट से ज्यादा है लेकिन एस्केप स्पीड से कम है। अब एस्केप स्पीड से कम है इसका मतलब अभी भी बाउंडेड सिस्टम रहेगा, पार्टिकल इंफिनिटी पे तो नहीं चला जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तब यहाँ पर कैसा पाथ होगा, अगेन द पाथ विल बी एन एलिप्स, है ना, क्योंकि बाउंडेड सिस्टम में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सर्कल या तो एलिप्स। अब सर्कल होने के लिए तो एक एग्जैक्ट वेलोसिटी √gm/r, अगर वो नहीं है और आपको एस्केप स्पीड से कम दिख रहा है वेलोसिटी तो डेफिनेटली वो एक एलिप्स होगा, लेकिन उसका फोकस चेंज होता रहता है। अगर अब यहाँ पर इस केस में जो एलिप्स बना, दिस विल बी एन एलिप्स विद सेंटर ऑफ प्लैनेट एट नियरर फोकस। ठीक है, सो अब यहाँ पर जो एलिप्स बनेगा वो इस तरीके का आपको दिखाई देगा, जैसे ऐसा एलिप्स आपको दिखेगा, समझ रही है? सो ये वाला केस हमारे पास हो गया फॉर u इक्वल टू v नॉट, दिस केस इज फॉर u लेस देन v नॉट, दिस केस इज फॉर v नॉट लेस देन u लेस देन एस्केप स्पीड। तो अब यहाँ पे जो इसका नियरर फोकस है इस एलिप्स का, वहाँ पर प्लैनेट का सेंटर आएगा। सर अर्थ के लिए कौन सा ऑर्बिट होता है? अर्थ के लिए तो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो इलिप्टिकल मतलब वो नियर फोकस या फर्दर फोकस? नहीं, ये सिर्फ एक प्लैनेट के लिए नियरर फोकस ऐसे वैसे इस तरीके से कैसे कंपेयर करोगे? आप तो दो अलग अलग प्रोजेक्शन स्पीड में कंपेयर कर सकते हो ना, कि एक केस में नियरर फोकस था, एक केस में फादर फोकस था, लेकिन एक सिस्टम के लिए उसमें तो नियरर और फादर का कोई मतलब ही नहीं है। अब अर्थ इस तरीके से घूम रहा है अराउंड द सन, तो अब मान लो ये अर्थ घूम रहा है तो ये सन जब यहाँ पर है, तो जब अर्थ यहाँ पर आया तो आप बोलोगे नियर फोकस, और यहाँ है तो बोलोगे फादर फोकस। समझ रहे हो, उस चीज का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। हाँ सर। आप एक से ज्यादा पार्टिकल्स को जब अलग अलग स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हो तब आप कंपेयर कर सकते हो, ये कंपेयर करने वाला बात है। अगर मान लो कि प्रोजेक्शन स्पीड इक्वल टू एस्केप स्पीड हो गया तब क्या होगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाना चाहिए। हाँ सर। और अगर प्रोजेक्शन स्पीड ग्रेटर देन एस्केप स्पीड है तब ये एक हाइपरबोलिक पाथ हो गया। तो एक पूरा मैट्रिक्स मैच बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, हो गया यहाँ तक? हाँ सर। तो हमेशा जो भी वैल्यू आपको स्पीड का दिया उसको कंपेयर जरूर करो, है ना, पहले देखो कि कैसा पाथ है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आगे अप्रोच कर पाओ। देखो जैसे मान लो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत रेगुलरली पूछा जाता है ये चीज, कि एक पार्टिकल मास इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल। अब इसका जो स्पीड है वो लेस देन एस्केप स्पीड है। देखो कि आप एक एंगल पे प्रोजेक्ट करो रेडियस वेक्टर से तो डेफिनेटली सर्कल तो होगा नहीं, ठीक है, सर्कुलर पाथ नहीं हो सकता, समझ में आ रही चीज? ठीक है, तो एलिप्टिकल पाथ होना चाहिए। अब यहाँ पे एस्केप स्पीड से कम बोल दिया तो श्योर होगा कि हम इलेक्ट्रिकल पाथ होगा, लेकिन कई बार मेंस में आपको जरूरी नहीं है कि u लेस देन v एस्केप लिख के दे, तो आप क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि अगर वो एस्केप कर ही जाता तब ये क्वेश्चन का सेंस नहीं बनता, लेकिन इस क्वेश्चन का कोई मतलब बनता अगर ये पार्टिकल एस्केप कर जाता तो?
नहीं सर नहीं बनता। तो जरा इस सब चीज का ध्यान रखना, मेंस में कभी-कभी सब कुछ नहीं लिखता इस तरह से। तो यहाँ पर एक इलिप्टिकल पाथ ही रहेगा इस पार्टिकल का। तो मान लो इस तरीके से गया, एक मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर घूम के आके वापस से प्लैनेट पे गिर गया। अब यहाँ पे वेरियस पॉसिबिलिटी हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्लैनेट पे वापस से गिरे, जैसे सर्कुलर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी सेटअप हो सकता है। ठीक है, तो वो सब पॉसिबिलिटीज बहुत सारा हो सकता है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपको मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पूछ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो अगर ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए, तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट पे क्या इसका जो रेडियस वेक्टर होगा और वेलोसिटी वेक्टर होगा दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए एक दूसरे के, हाँ सर। है कि नहीं? जैसे मैकेनिक्स में भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि ये जो पॉइंट यहाँ पर है, इसका जो हाइट है, ये जो हाइट यहाँ पर बना रहा है वही यहाँ पर सेंटर से हाइट है। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये हमको ये स्मॉल आर का वैल्यू अगर मिल जाएगा, स्मॉल आर अगर मिल गया तो हाइट भी मिल जाएगा ना, हाइट कितना हो जाएगा, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, आप लोग बताओ कि कैसे अप्रोच करेंगे, क्या इक्वेशंस लिखेंगे पहला बताओ। पूरा Angular एंगुलर मोमेंटम momentum एक कर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पॉइंट ए और पॉइंट बी पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। तो पॉइंट ए पर एंगुलर मोमेंटम बताओ कितना होगा, mu r sin theta और sin थीटा एम यू कैपिटल आर साइन थीटा, ये होगा। यहाँ पर एंगल कितना है बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, थीटा थीटा का एंगल है यहाँ पर। पॉइंट बी पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mvr m भी स्मॉलर ये हो गया इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कहां से मिलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या मैं जो इक्वेशन था एनर्जी कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वो यूज कर सकता हूं क्या यहाँ पे, माइनस सर। gmm/2 ए का वैल्यू मालूम है सर r आ स्मॉलर रहे हैं ना सर, कैसे, ये स्मॉलर से मेजर एक्सिस का लेंथ है, ये कैसे मालूम। क्योंकि सर मैक्सिमम डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। तो मैक्सिमम और ये प्लैनेट का सेंटर जो है वो So, फोकस planet होगा ना, तो focus में फोकस है। से एक एंड का डिस्टेंस तो स्मॉल कभी नहीं होता है। a plus a तो r है अब ये कैसे पता कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है या मिनिमम डिस्टेंस है, मालूम है क्या ये, नहीं है सर, नहीं दोनों सर। से देखेंगे। है ना। तो वो कैलकुलेशन में नहीं जा सकते आप यहाँ पर। तो क्या करो, पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी लिखो और बी पर लिखो, दोनों को इक्वल कर दो, है कि नहीं। ये ज्यादा इजी होगा ना, अगर ए का वैल्यू निकालने जाओगे तो ना एसेंट्रिसिटी पता है ना ए पता है, कुछ भी तो मालूम नहीं है। ठीक है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट ए पर लिखो और टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट बी पर लिख के दोनों को इक्वल कर दो बस। तो उस इक्वेशन में से फंसे मत रहना कि वही इक्वेशन में आप पता चला ए का वैल्यू निकालने बैठ गए, नहीं, एनर्जी कंजर्व करो। पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारे पास हाफ एम यू स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो माइनस जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये होगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप स्मॉल आर निकाल सकते हो। तो आपको मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है यहाँ पर, तो मैक्सिमम हाइट मतलब क्या, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। हाँ सर, ठीक है, अप्रोच समझ में आ रहा है। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या आंसर आएगा सॉल्व करके, वो तो आपको डेटा देगा, सॉल्व कर सकते हो। अप्रोच को समझो यहाँ पर कि कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को। बोलो कोई डाउट यहाँ तक तो बोलो। नहीं सर। एनर्जी वाला चीज फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट उसी फॉर्मूले में फंसे रहते हैं, ए का वैल्यू निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अगर ए का वैल्यू आसानी से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो जस्ट दो पॉइंट पे इक्वल कर दो, हो गया ये। सर वो जो 1 में m u और sin थीटा लिखे सर वो एक बार बता देंगे सर। एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, m इंटू आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। हाँ। तो पॉइंट ए पर ये हो गया आर वेक्टर, वी वेक्टर इधर है थीटा एंगल पे, हाँ। ये होगा ना, नहीं एंगुलर मोमेंटम बोल गया। हाँ सर उस माइक हाँ, को हो गया। हाँ सर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो इसमें हमको बोल रहा है कि एक सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m is orbiting the earth in a circular orbit of radius small r. It starts losing energy due to small air resistance at a rate of c joules per second. Find the time taken for the satellite to reach the surface of the earth. ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहाँ पर हम अगर किसको सैटेलाइट अब हमारे काम का नहीं है तो हम उसको किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं। तो हम उसका स्पीड को चेंज करते हैं कि वो अर्थ का एटमॉस्फेयर में आ जाए। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर में आएगा तो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स की वजह से एक रेजिस्टिव फोर्स एनर्जी लूज करता है, जिसकी वजह से वो बर्न आउट हो जाता है, इतना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होता है, हीट डेवलप होता है कि वो बर्न आउट हो जाता है। तो इस तरह से हम डिस्पोज करते हैं सैटेलाइट्स को। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आप एक assumption ये ले सकते हो कि assume the orbit of the satellite to be nearly circular at every instant. ठीक है, इसका मतलब कि सैटेलाइट जब एक प्लैनेट पे गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि सडनली रुक गया और ऐसे सीधा नीचे गिर गया, इस तरह से नहीं, ऐसे घूमता रहेगा बहुत धीरे धीरे, ऐसे इसका रेडियस कम होता जाएगा, मतलब एक स्पाइरल की तरह होगा, ऐसे घूमते घूमते फिर प्लैनेट का सरफेस पे आके गिरेगा। ठीक है, तो इतना धीरे धीरे इसका रेडियस कम हो रहा है कि हम लोग उसको नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स में हर इंस्टेंट पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये assumption था। एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद भी वो सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। हाँ, सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट फॉलो करता रहेगा क्योंकि हम उसको सडनली स्टॉप नहीं कर रहे हैं ना, बहुत धीरे धीरे वो एनर्जी लूज करता जा रहा है, क्योंकि उसके बाद हम उसका स्पीड और चेंज नहीं कर रहे, वो अपने आप एनर्जी लूज कर रहा है, स्पीड उसका चेंज होता जा रहा है, रेडियस कम होता जा रहा है। ठीक है, तो नियरली ये प्रैक्टिकली सिचुएशन में इस तरीके का होता है, मतलब सडनली स्टॉप नहीं कर रहे हो सैटेलाइट को, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट नीचे गिर गया। ठीक है, हम चाहते हैं जितना देर एटमॉस्फेयर में रहे उतना अच्छा है ना, एटमॉस्फेयर में रहेगा तो हीट डेवलप होगा, वो बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना टाइम स्पेंड करेगा एटमॉस्फेयर में उतना अच्छा है हमारे लिए। क्लियर है ये चीज। तो ये assumption लिखता नहीं है मेंस का क्वेश्चन में, ये assumption लिखा हुआ नहीं रहता है, तो ये assumption कई बार आप खुद से assume कर सकते हो। अब यहाँ पर इसका टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा या चेंज होगा, चेंज होगा। चेंज होगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो सपोज कि किसी इंस्टेंट पे इसका रेडियस है हमारे पास स्मॉल आर, अब हमको बोल रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट हम अज्यूम कर सकते हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या मैं माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2r लिख सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है, अब इसका मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है जिसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, आपको उसका रेट दे दिया है, कांस्टेंट रेट से एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब de/dt का वैल्यू आपको दे दिया है। तो de/dt अगर हम लोग करेंगे तो g कैपिटल m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर इंटू dr/dt आएगा। हाँ सर। हाँ सर। और इसका वैल्यू आपको c जूल्स पर सेकंड दे दिया हमको। तो यहाँ से हमको टाइम पूछ रहा है और रेडियस का वेरिएशन हमको पता है, इनिशियली स्मॉलर रेडियस का ऑर्बिट में था और फाइनली अर्थ पे गिर गया, मतलब जस्ट घूम रहा था अर्थ का बिल्कुल सरफेस के पास आते आते वो खत्म हो गया। तो इसका फाइनल रेडियस क्या मैं कैपिटल आर ले सकता हूँ। हाँ सर। ठीक है, मतलब बहुत क्लोज आ गया अर्थ का सरफेस के, तो बहुत क्लोज आ गया तो ऑलमोस्ट हम लोग ऑर्बिटल रेडियस के बारे में बात कर रहे थे ना कल, तो ऑर्बिटल रेडियस में आप रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अप्रॉक्सिमेटली प्लैनेट का रेडियस को ले सकते हो। ठीक है, सो g कैपिटल m इंटू स्मॉल m बाई 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे बन गया dr बाई r स्क्वायर, इस c का टर्म को भी यहाँ नीचे लेके आ सकते हो और इस dt को इधर ले जाते हैं।
सो t इक्वल टू 0 पे ये स्मॉल आर रेडियस का ऑर्बिट में था और टाइम t पे ये सरफेस के पास आ गया तो इसका रेडियस कैपिटल आर का ऑर्बिट में आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू ध्यान रखना, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, स्मॉल नहीं है, कैपिटल आर से ज्यादा होगा ना इसका वैल्यू। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से टाइम देखो कितना आ जाता है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2c इंटू 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर ये आएगा क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो बताओ कहाँ गड़बड़ है? ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, समझ में टाइम तो तो नेगेटिव माइनस है। डी बाई डी लेना पड़ता क्यों माइनस क्यों लेंगे? है डिक्रीज होगा डिक्रीज हो रहा है एनर्जी। डिक्रीज हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको इस तरह से भी जस्टिफाई कर सकते हो कि dr by dt का जो टर्म है, क्या रेडियस डिक्रीज हो रहा है ना इसका? हाँ सर। तो रेडियस अगर डिक्रीज होगा तो dr by dt नेगेटिव होना चाहिए। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक माइनस साइन और रहेगा, तो फाइनली इसको आप अगर एडजस्ट करोगे तो दिस विल बी कैपिटल आर माइनस 1 बाई स्मॉल आर। समझ में आएगा ये? हाँ सर। सर इसको तो बिना इंटीग्रेशन के भी किया जा सकता है। कैसे? फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी लिख लेंगे, डिफरेंस डिवाइडेड बाय c, क्योंकि कांस्टेंट रेट से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट रेट दे दिया तो ठीक है, कर सकते हो वैसे। कांस्टेंट रेट एग्जाम में नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे फिर? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ सर, तब तो करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो ऑर्बिटल स्पीड होता है, ऑर्बिटल स्पीड अंडर रूट ऑफ gm by स्मॉल आर होता है, तो रेडियस अगर ऑर्बिट का डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड फिर इंक्रीज हो रहा है। हाँ सर। है ना? तो जो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो क्लोज आते जा रहा है सरफेस ऑफ द प्लैनेट, तो उसका स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है, हाँ सर। सैटेलाइट का स्पीड इंक्रीज हो रहा है ना? और ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स होता है वो तो स्पीड पे डिपेंड करता है ना, kv होता है या kv स्क्वायर होता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा स्पीड होगा क्या उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस का फोर्स होगा या उतना ज्यादा एनर्जी, मतलब ज्यादा हीट डेवलप होगा उसमें, हाँ तो इजीली फिर वो बर्न आउट हो जाता है। लेकिन इसको आप मैथमेटिकल मतलब आप एक तरह से सोचोगे तो आपको लगेगा कि मतलब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, एक तरफ एनर्जी डिक्रीज भी हो रहा है लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जा रहा है, ये हो रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, तो एनर्जी रेडियस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है, ऑल्दो इट लूजेस एनर्जी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल पैराडॉक्स, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल पैराडॉक्स बोलते हैं। तो आपसे डायरेक्टली ये चीज पूछ सकता है कभी, जैसे ये क्वेश्चन को मैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? एक ऑप्शन में मैंने आपको टाइम पूछ लिया, एक ऑप्शन में मैं आपको ये पूछ लूंगा कि इसका स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, एक ऑप्शन में मैं आपको पूछ लूंगा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? हाँ सर। हो गया ये? सर हाँ। सर ये तो इसलिए होता है ना कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेनिंग काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होता है, हाँ, ज्यादा हो जाता है यहाँ पे, इसलिए नेट एनर्जी डिक्रीज करता है। डिक्रीज हो जाता है। हाँ, सर पोटेंशियल एनर्जी घटने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो जस्ट वो माइनस gm1 m2 करके जज कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि से आर तो मतलब कम होगा। आर कम हो रहा है तो इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रहा है। नेगेटिव में वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इंक्रीज हो रहा है। अब सोचो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, देखो ये मैं इसलिए उठा रही, इससे पहले जो एक पॉइंट लगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, लॉस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है एनर्जी में। रेजिस्टेंस की वजह से। हाँ, रेस फोर्सेस है वहाँ पे, लॉस हो रहा है इसका, इसलिए इसको हम लोग पैराडॉक्स बोलते हैं। हो गया ये? हाँ सर। नेक्स्ट उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली सेकंड लॉ जो केप्लर्स का लॉ था उसमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि कौन सा एरिया लेना है। ठीक है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हमको बोल रहा है प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ एसेंट्रिसिटी e, ठीक है, एसेंट्रिसिटी दे दिया t, कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, देन टाइम स्पेंट बाय द प्लैनेट बिटवीन द एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस क्लोज टू द सन। स्टेटमेंट को ध्यान से समझो, ये हो गया सन हमारे पास, सपोज दिस इज द माइनर एक्सिस, तो हमको पूछ रहा है कि माइनर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस का एंड से दूसरा माइनर एक्सिस तक जाने में कितना टाइम लगा, लेकिन कौन सा पाथ लेंगे, ये लेफ्ट वाला या राइट वाला? क्लोज टू द सन। क्लोज टू द सन बोल रहा है मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन होगा। हाँ सर। ठीक है, अब ये टाइम हमको पूछ रहा है तो अब टाइम का कैलकुलेशन के लिए मेरे पास एक ही मेथड है, वो है हमारे पास केप्लर सेकंड लॉ। तो केप्लर सेकंड लॉ के लिए हमको वो एरिया चाहिए जो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप आउट करता है। तो यहाँ पे बताओ क्या वो एरिया, ये चीज समझ में आ रहा है, वो एरिया ये वाला एरिया है? हाँ सर। ठीक है, ये वाला बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कब आता है हमारे पास, जो अगर आपको बोलता है कि जो एंड ऑफ द माइनर एक्सिस में वो गया लेकिन फार्दर फ्रॉम द सन में गया। ठीक है, तब ये बोला जो पोर्शन यहाँ पे जो शेडेड नहीं है अभी, तब क्या ये वाला एरिया कंसीडर करते हैं हम लोग? हाँ सर। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका मेजर एक्सिस का लेंथ है a, माइनर एक्सिस का लेंथ है b, आपको टोटल टाइम पीरियड बता दिया है, तो क्या टोटल टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब होता है? हाँ। ठीक, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि हमारे पास सेकंड लॉ क्या है कि dA by dt इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका मतलब dA का वैल्यू क्या हम कांस्टेंट इनटू dt लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। सो फर्स्ट केस में टोटल टाइम पीरियड अगर मैं कंसीडर करूंगा तो क्या टोटल एरिया जो स्वीप करेगा वो पाई a भी हो जाएगा, टाइम पीरियड का मतलब ये हुआ ना? हाँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, मान लो कि इस पोजीशन से एक एंड से दूसरे एंड जाने में इसको स्मॉल t का टाइम लग गया, तो ये शेडेड एरिया हमको कंसीडर करना है, तो ये शेडेड एरिया बताओ कितना है, कैसे लिखेंगे इसको? हाफ एलिप्स का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देने से हो जाएगा ना? हाँ सर। तो हाफ एलिप्स का एरिया कितना हो गया, पाई ab by 2, हाँ और ये ट्रायंगल का बेस कितना है? 2b 2b, और ये हाइट हमारे पास इस ट्रायंगल का क्या है, a, ae so minus half into base is 2b, height is ae, या this value must be equal to this constant c into time taken is t। दो इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हो दोनों को? हाँ। कर सकते हैं ना, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करो, यहाँ से देखो टाइम क्या आता है, सॉल्व करो सब कुछ। सर आंसर ये होगा। हाँ, क्या आ रहा है, ये आ रहा है क्या सॉल्व करके? हाँ सर। हाफ एंड माइनस e by पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिया समझ में आना चाहिए कौन सा एरिया हमको लेना है। हाँ सर, ये आ रहा है। ठीक है,
तो अगर ये मतलब सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन ये पूछा गया मेंस में, लेकिन इसी का यूज करके अच्छा एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले। एडवांस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो सेकंड लो है वहां पर आप जब एरिया ले रहे हो वो कौन सा एरिया है वो बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। तो एंड ऑफ माइनर एक्सिस में क्या, तो ऐसा नहीं है कि आप एलिप्स का पूरा हाफ एरिया ले लो, हमको एरिया लेना है दैट द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन कवर्स। हो गया ये? हाँ सर। ये आप लोग ट्राई करना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था हम लोगों ने मैकेनिक्स में, तो यहाँ पे उसको अप्लाई करके देखना। स्पीड का आपको पता है, मैंने स्पीड कैसे निकालते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का मेथड आपको पता है, स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू नेट स्पीड। अप्लाई करना उसको यहाँ पे। अगेन नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो आपको एक सैटेलाइट को एक गिवन ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में शिफ्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सैटेलाइट इनिशियली कुछ r1 रेडियस का ऑर्बिट में घूम रहा था और हमको इसको r2 रेडियस का ऑर्बिट में शिफ्ट करना है। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, r2 से r1 में भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पूछेगा कितना एनर्जी का आपको जरूरत पड़ा, तो हम किस तरह से अप्रोच करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब एक प्लैनेट यहाँ पर होगा, ठीक है, तो इसके पास जो स्पीड है वो कौन सा स्पीड होगा, इसका स्पीड कितना होगा यहाँ पे, √g/r1 √g/r1। अब वो √g/r1 का स्पीड अगर हम रहने दें तो वो ऐसे घूमता रहेगा इस सर्कल में, तो हम इसका यहाँ पर स्पीड चेंज करेंगे ना, जो थ्रस्टर्स होता है, जो बूस्टर्स होता है, उसका यूज करके हम इसका स्पीड बदल सकते हैं, ठीक। स्पीड चेंज करने की वजह से क्या होगा कि वो इस पोजीशन ए से एक इलेप्टिकल पाथ फॉलो करता हुआ पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा, ठीक है, इलेप्टिकल पाथ फॉलो करता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचेगा इस तरीके से। समझ में आ रही है, ये वाला पोर्शन इधर वाला हो नहीं रहा है, इसको मैंने कंप्लीट एलिप्स बनाया यहाँ पे। तो पाथ कौन सा फॉलो हो रहा है यहाँ पर, दिस पाथ, तो ये एक एलिप्स होगा डेफिनेटली। अब जैसे ही वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा, वापस से मैं उसका स्पीड को चेंज करके कितना कर दूं ताकि वो सर्कुलर ऑर्बिट में आ जाए, gm/r2। तो पहले पॉइंट पर स्पीड था √gm/r1, हमने उसका स्पीड चेंज किया ताकि वो एलिप्स में घूमने लगे, और फिर जैसे वो पॉइंट बी पर एलिप्स पे आएगा तब उस टाइम पर हम क्या करेंगे, अगेन उसका स्पीड चेंज करके कितना कर देंगे, √gm/r2। तो फिर वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये जो ट्रांसफर, दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसफर ऑर्बिट। बहुत तरीके का ट्रांसफर ऑर्बिट होता है, तो ये एक पर्टिकुलर तरह का ट्रांसफर ऑर्बिट है जिसका नाम है हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है। समझ में आई चीज। सो एट पॉइंट ए हमको इसका स्पीड g इंटू कैपिटल M बाई r1 अंडर रूट इस स्पीड से चेंज करके कुछ v2 करना है। क्या v2 का वैल्यू बता सकते हो क्या होगा। तो ये जो एलिप्स बना हमारे पास, इस एलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ कितना होगा, ab/2 मतलब r1 + r2/2 r1 + r2/2, क्योंकि ये जो लाइन आपको ab लाइन दिखाई दे रहा है, क्या ये मेजर एक्सिस है। हाँ। तो ये मेजर एक्सिस है, इसका मतलब इस प्लैनेट का सेंटर से पॉइंट ए का डिस्टेंस है r1 और पॉइंट बी का डिस्टेंस है r2, तो इसका मतलब 2a का वैल्यू हो गया हमारे पास r1 + r2। तो ये जो इलेक्ट्रिकल पाथ है इसका सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया r1 + r2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा। अब क्या स्पीड का इक्वेशन हम लोगों को मालूम है, स्पीड का एक्सप्रेशन हम लोगों को मालूम है क्या, g कैपिटल M, एलिप्स में किसी भी पॉइंट जनरल पॉइंट पे स्पीड का एक्सप्रेशन बताया था आपको कल, g कैपिटल M * 2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, या डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, यहाँ पे जो फोकस है वो इस प्लैनेट का सेंटर है, मतलब क्या r1 - 1/a, a का मतलब हो गया 2 डिवाइडेड बाय r1 + r2, हाँ। ये हो जाएगा। तो आप फाइनल स्पीड निकाल सकते हो कि इनिशियल स्पीड √gm/r1 था, कितना स्पीड हमको करना है वो निकाल सकते हैं। वैसे पॉइंट बी पर हमको क्या पता है, पॉइंट बी पर जब ये आएगा तब इसका स्पीड कितना रहा होगा, इसको मैं v1 बोल देता हूँ यहाँ पे। एलिप्स पर जब ये है तब इसका स्पीड कितना है, √g कैपिटल M * 2 डिवाइडेड बाय r2 - 2 डिवाइडेड बाय r1 + r2, ये होगा, हाँ। ठीक है। और ये स्पीड को चेंज करके कितना करना है हमको, g कैपिटल M / r2। बोलो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब। हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो इसका मतलब कम से कम कितनी बार आपको वर्क करना पड़ेगा इस सैटेलाइट पे, 2 बार। कम से कम 2 बार वर्क करना पड़ेगा, एक बार इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में लाने के लिए और फिर इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट से वापस से सर्कुलर ऑर्बिट में लाने के लिए। तो मिनिमम 2 बार तो वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी ट्रांसफर ऑर्बिट हो, ठीक है। मान लो आपको एग्जाम में पूछ लिया कि हॉफमैन ट्रांसफर नहीं है, कोई दूसरा नाम दे दिया तो आप टेंशन में आ जाओगे कि क्या ये तो नहीं पता हम लोग को। कोई भी ट्रांसफर ऑर्बिट हो, कम से कम 2 बार वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूछेगा कि कितना एनर्जी, 2 चीजें आपको पूछ सकता है, कितना एनर्जी का आपको जरूरत पड़ा, टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि पॉइंट ए पर आप इसका स्पीड चेंज कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ एनर्जी इनपुट कर रहे हो। वैसे पॉइंट बी पर वापस से इसका स्पीड चेंज कर रहे हो, कुछ एनर्जी इनपुट है हमारे पास, तो एनर्जी रिक्वायर्ड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है। एनर्जी रिक्वायर्ड, जो शिफ्ट हम लोग कर रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड E, दिस इज डायरेक्टली फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। सिंपल सा कंसेप्ट है। सो अगर फाइनली r2 रेडियस का ऑर्बिट में ये घूम रहा है तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी का माइनस g कैपिटल M * स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2r, या 2 टाइम्स ऑफ r2, ये होगा। हाँ सर। माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी टोटल हम क्या लिख सकते हैं, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय 2 टाइम्स ऑफ r1, हाँ। है ना, यही आंसर होगा एनर्जी रिक्वायर्ड का। समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। बहुत सिंपल, यहाँ पे आपको r1 r2 का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में बोल दिया कि r से 2r ले जाने में e एनर्जी देना पड़ा, तो 2r से 3r में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कर सकते हो उसको। हाँ। दूसरा चीज एक और पूछा गया एक बार मेंस में कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन टू शिफ्ट द सैटेलाइट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मगर ये क्वेश्चन बोनस हो गया था, उसका एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कितना टाइम लगेगा इसे भी जाने में। देखो कैसे निकाल सकते हैं, उसका पूरा एलिप्स का जो टाइम पीरियड होता है उसका आधा लगेगा। अब यहाँ पर एक डेटा आपको और देगा, आपको मान लो बोल दिया कि सपोज टाइम पीरियड फॉर सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r1 इज कैपिटल T। अब जब ये क्वेश्चन मेंस में आया तो वहां पर ये डेटा नहीं दिया हुआ था, लेकिन वहां पर ये बोल दिया था कि आप सिस्टम जो कंसीडर कर रहे हो उसको अर्थ और सन सिस्टम कंसीडर करो। तो क्या अर्थ के लिए हमको ये टाइम पता है 365 डेज, हाँ सर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 365 डेज हम ले सकते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम दिया वहां पे कि आपको ये टाइम पीरियड देने की जरूरत नहीं है, अर्थ सन सिस्टम दे दिया। अब सोचो भाई इस कैपिटल T को क्या लिख सकता हूं, क्या ये कैपिटल T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r1 क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद मान लो कि स्मॉल t, मैं बोल रहा हूं स्मॉल t इज द टाइम पीरियड ऑफ कंप्लीट एलिप्स, पीरियड ऑफ
कंप्लीट एलिप्स। ठीक है, तो क्या आंसर मेरे पास स्मॉल टी बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर टोटल एलिप्स का टाइम पीरियड स्मॉल टी है तो क्या स्मॉल टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है? हाँ। तो ये मतलब हो गया हमारे पास r1 प्लस r2 बाई 2 का होल क्यूब। ये हो हाँ जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आप टी का वैल्यू निकाल सकते हो? r1 आपको मालूम है, r1 r2 गिवन है क्वेश्चन में, तो आप निकाल सकते हो क्या वैल्यू होना चाहिए टी का। जस्ट डिवाइड कर दोगे दोनों इक्वेशन को तो, है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो दोनों में सेम आएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा था यार, कि 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ जीएम था, वही था ना टाइम में। हाँ तो 2 पाई बाय अंडर रूट जीएम में मास किसका था वो? सर प्लेनेट का। प्लेनेट का यहाँ पर इस प्लेनेट का मास होगा, तो प्लेनेट का मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम आएगा। तो आप टी का वैल्यू, स्मॉल टी का वैल्यू अगर निकाल रहे हो तो ए से भी जाने में कितना टाइम लग जाएगा? वो टोटल टाइम फॉर एलिप्स जो है हमारे पास, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर। समझ में आएगा कि कैसे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं? सर हाँ। अगर R2 R1 से छोटा होता तब मतलब हाँ, कोई रिवर्स कर सकते हो, मतलब वही चीज हो गया ना। आप बी से ए लेके जाना चाह रहे थे, जो मैंने डॉटेड पोर्शन बना रखा है एलिप्स का, उस ऑर्बिट को यूज करो, बी से ए आ जाएगा। टाइम तो वही लगता, टाइम वही लगेगा, एनर्जी भी वही लगेगी। एनर्जी भी वही लगेगा। ठीक है सर। हो गया यहाँ तक? समझ में इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, किस तरह से ट्रांसफर ऑर्बिट का क्वेश्चन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी क्वेश्चन है, बस मैकेनिकल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, रेडियस 2r दे दिया है, तो मैकेनिकल एनर्जी में माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 2r आएगा। यहाँ पे जल्दबाजी में सिर्फ 2r लिख के छोड़ देते हैं हम लोग। समझ में आ रही है चीज? हाँ। ठीक है, वही गलती होता है जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट आगे चलेंगे। हाँ सर हो गया। उसके बाद देखो कि जब एलिप्स में अभी आप जो हम लोग कर रहे थे कि डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज जो पार्टिकल फॉलो कर रहा था, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या स्पीड देते हो उसको, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो, तो उस पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे सपोज सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ हेवी प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो हेवी प्लैनेट बोलते हैं मतलब प्लैनेट को रेस्ट पे अज्यूम कर सकते हो। एट अ पॉइंट ऑन इट्स ऑर्बिट एन इंपल्स एक्ट्स सडनली एंड इंस्टेंटेनियसली इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी टू 1.5 टाइम्स। तो यहाँ पर वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में था, तो सर्कुलर ऑर्बिट में हमको पता है वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसका v0 था, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 था, और हमने इसका फाइनल वेलोसिटी v कर दिया। ठीक है, तो किस तरीके से वेलोसिटी चेंज किया विदाउट चेंजिंग द मोशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सडनली हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया। तो ये वही केस हो गया ना कि जो प्रोजेक्शन है पार्टिकल का वो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर है। ये हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो इनिशियली जो वेलोसिटी है हमारे पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर ये स्मॉल आर का रेडियस में यहाँ पर घूम रहा है, तो हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर अंडर रूट वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ दिस प्लैनेट। ठीक, फाइनली क्या कर दिया हमने, फाइनली इसका काइनेटिक एनर्जी को 3/2 टाइम्स कर दिया। तो क्या फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर ये 3/2 टाइम्स ऑफ v0 स्क्वायर बन गया, हाँ सर। है ना। हाफ इंटू एम का टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। सो दिस वैल्यू इज 3/2 जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ये होगा। क्या ये वेलोसिटी इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी पे जो एस्केप वेलोसिटी होता है उससे कम है या उससे ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा कैसे? पॉइंट पी पर एस्केप कम है। वेलोसिटी होता है अंडर रूट ऑफ 2gm/r। हाँ यहाँ पर 1.5 टाइम्स है, तो एस्केप वेलोसिटी से कम है ना। हाँ सर। तो एस्केप वेलोसिटी से कम है और ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल नहीं है, तो क्या एलिप्स में घूमेगा? हाँ सर। ठीक है, और कैसा एलिप्स होगा? इसका फोकस नियर फोकस होगा या फादर फोकस होगा? नियर 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 फोकस फोकस सिर्फ क्योंकि ग्रेटर देन ऑर्बिटल v0 है सर। हाँ v ग्रेटर देन v0 है ना। तो इस तरीके से एक एलिप्स पे ये घूमना स्टार्ट कर दिया। तो हमको ये पूछ रहा है यहाँ पर अगर एलिप्स पे जा रहा है, अब देखो पॉइंट पी पर, ध्यान से देखो इस चीज को, पॉइंट पी पर क्या वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, तो क्या पॉइंट पी इस एलिप्स का एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। हाँ सर। समझ में आ रही है बात? हाँ अगर मान लो कि इस तरीके से घूम रहा होता है एक पार्टिकल, ये प्लैनेट है, और मैं एक पार्टिकल को वेलोसिटी ऐसे वेलोसिटी दे दूं, तो ये एलिप्स में तो आ सकता है, पॉसिबल है कि ये एलिप्स में आ जाए, लेकिन क्या ये जो पॉइंट होगा पॉइंट पी वो टर्निंग पॉइंट होगा क्या एलिप्स का? नहीं सर। नहीं होगा। तो अब ये अगर एलिप्स में आएगा तो कुछ इस तरीके का एलिप्स आपको दिखाई देगा, वो टर्निंग पॉइंट नहीं होगा। समझ आ रही चीज? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी दिया गया, जिस पोजीशन पे वेलोसिटी दिया गया पार्टिकल को, वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर दिया गया। तो एलिप्स में ऐसा टर्निंग पॉइंट्स पे ही होता है, तो डेफिनेटली पॉइंट पी इज अ टर्निंग पॉइंट। दूसरा ये एक और डिस्टेंस, हमको अभी ये नहीं पता कि ये लार्जर वैल्यू है या स्मॉलर वैल्यू है, इसको कुछ मान लेते हैं r1। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पे फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम दिस अच्छा मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम दिस प्लैनेट। क्या यहाँ पर ये बोल सकते हैं जो स्मॉल आर का वैल्यू है, ये स्मॉल आर डेफिनेटली मैक्सिमम या मिनिमम में से कोई एक वैल्यू तो है, ये बोल सकते हैं क्योंकि पॉइंट पी टर्निंग पॉइंट है ना। तो अगर पॉइंट पी टर्निंग पॉइंट है तो ये स्मॉल आर मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस में से तो कोई एक वैल्यू होना ही चाहिए। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, r1 निकालना, ये वेरिएबल हो ना, r1 का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। हाँ। इसके टर्म्स में फाइंड आउट करना है, स्मॉल आर के टर्म्स में। ठीक है, r1 का वैल्यू हम स्मॉल आर के टर्म्स में निकालने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या अप्रोच लिया जा सकता है? क्या यहाँ पर मैं अप्रोच देखो क्या लिख सकता हूँ, दो अप्रोच यहाँ पर लिख सकते हो। एक तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द प्लैनेट, और दूसरा इक्वेशन आप मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे कंजर्व कर सकते हो। आपको दो इक्वेशन मिलेगा, वहाँ से r1 सॉल्व हो जाएगा। या फिर मैं डायरेक्टली ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो मेजर एक्सिस का लेंथ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मेजर एक्सिस का लेंथ है स्मॉल आर प्लस r1, हाँ। है ना। तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ मेरे को मालूम है, सो 2a का वैल्यू मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि r प्लस r1 के इक्वल है। तो अगर 2a का वैल्यू मेरे को मालूम है तो मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2a होता है, मतलब r प्लस r1। हाँ सर। ठीक है, और ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी में इक्वेट कर देता हूँ पॉइंट पी पे जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके साथ इक्वेट कर देता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट पी पे आप मैकेनिकल एनर्जी के साथ इक्वेट कर सकते हो, क्यू के साथ भी इक्वेट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट क्यू पे मेरे को वेलोसिटी मालूम नहीं है, तो उसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट पी पे ऑलरेडी मालूम है हमको v स्क्वायर का वैल्यू, तो इसलिए मैं पॉइंट पी पे मैकेनिकल एनर्जी से कंजर्व कर देता हूँ। पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारे पास हाफ एम v स्क्वायर, ध्यान रखना v स्क्वायर लेना, v0 स्क्वायर नहीं। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी पे क्या, माइनस जी कैपिटल एम इनटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये होगा। समझ में आ रही चीज? Yes. सो माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस r1 इज इक्वल टू हाफ एम, v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर सकते हो आप 3/2 जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। सॉल्व करो यहाँ से r1 का वैल्यू बताओ। जी 3R कैपिटल एम स्मॉल एम तो कट गया, कितना आ गया r1? 3R 3r।
ठीक है, तो ऑब्वियसली ये स्मॉल आर से ज्यादा आ रहा है, तो r1 यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए और स्मॉल आर मिनिमम डिस्टेंस है। क्या हमको पहले भी समझ में आ रहा था, क्योंकि सेंटर जो है प्लैनेट का वो नियर फोकस था, तो r1 डेफिनेटली मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए था। हाँ सर समझ में आ रहा है? तो इसका जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस विल बी स्मॉलर और मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया हमारे पास 3r। तो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, रेशियो इज 3। समझ में आया कि कैसे अप्रोच करेंगे इसको मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस वाला? काफी सारी चीजें यहाँ पे पहले सोचने वाला चीज है कि कैसे आप लिख रहे हो, एनर्जी कैसे सॉल्व करें। हो गया, कोई डाउट यहाँ पे किसी को? हाँ सर ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन और देता हूँ, इसको ट्राई करना आप लोग। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पे अब हमको इस प्लैनेट को ग्रेस करते हुए जाना है। ठीक है, और एक सेकंड केस में आपको एक v का वैल्यू दे दिया, तो अब आगे मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस आपको पूछ रहा है। तो जैसा पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का है, आपको प्रैक्टिस के लिए आप ट्राई करना। सर लास्ट स्लाइड में ले जाइए सर। सर मेरा यहाँ r1 r/3 आ रहा है सर। r/3 नहीं 3r आएगा, देखो सॉल्व करो ठीक से। हाँ सॉरी सर। उसके बाद देखो एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको दो तरीके का ऑर्बिट यहाँ पे बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा। अच्छा, इस तरीके का ऑर्बिट हो सकता है, जैसे मान लो ये प्लैनेट है और ऐसे सैटेलाइट घूम सकता है क्या इस ऑर्बिट में? ऐसे ऑर्बिट हो सकता है यहाँ पे? नहीं सर। क्यों? सर फोर्स सेंटर की तरफ लगा है सर। फोर्स हमेशा किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा। तो वो फोर्स ही अगर यहाँ पर ऑर्बिट में एक ऐसा कंपोनेंट आ जा रहा है फोर्स का जो इसको ऑर्बिट से यहाँ से हटा सकता है, तो ऑर्बिट का डेफिनेशन क्या हो सकता है? ऑर्बिट के लिए हम बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन तो ये ऑर्बिट के लिए कि द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। जैसे सैटेलाइट का ऑर्बिट अगर बोलो तो प्लैनेट का सेंटर से पास होना चाहिए, अगर प्लैनेट का ऑर्बिट बोलो तो सन का सेंटर से पास होना चाहिए। हाँ हो सर, सकता है सर? हाँ ठीक है, सो द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट मस्ट कंटेन द सेंटर ऑफ प्लैनेट। ठीक है, सो स्पेशली दो ऑर्बिट्स में यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टेड है। एक ऑर्बिट हम लेते हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन में है। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो इक्वेटोरियल प्लेन में इस ऑर्बिट में मैं एक सैटेलाइट अगर यहाँ पे रखता हूँ स्मॉल एम मास का, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हम इंपोज करते हैं। हम बोल रहे हैं कि एक सपोज हम अर्थ के लिए बात करें, कोई भी प्लैनेट के लिए, तो सपोज अर्थ का अगर ये रोटेट कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस है ना, रेवोल्यूशन रोटेशन का बात कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस ऑर्बिट का भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रहे इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब सेम सेंस में घूमे और सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमे। ठीक, तो एक इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसा सैटेलाइट हमने रखा सच दैट ओमेगा ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू द ओमेगा ऑफ द अर्थ, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज दोनों सेम होना चाहिए। तो क्या ये सैटेलाइट अगर कोई पर्सन या इक्वेटर पे खड़ा हो जाए तो उसको क्या ये सैटेलाइट हमेशा एक ही पोजीशन पे दिखाई देगा? हाँ सर, है ना, उसको तो पोजीशन चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोनों पॉइंट्स का ओमेगा तो सेम है ना। स्पीड अलग अलग है लेकिन ओमेगा तो सेम होगा। हाँ सर, ठीक है, तो ऐसे ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट को हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अगर एक ही पॉइंट पे हमेशा आपको ओवरहेड दिखाई दे रहा है, इक्वेटर पे कोई आदमी खड़ा है तो उसको हमेशा उसके ऊपर ही दिखाई देगा वो, तो क्या टाइम पीरियड होना चाहिए? क्या वही जो प्लैनेट का टाइम पीरियड होगा? क्योंकि ओमेगा दोनों का सेम है, टाइम पीरियड तो 2 पाई ओमेगा होता है ना। हाँ सर, ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ दिस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सेम एज दैट ऑफ द प्लैनेट एंड द सेंस ऑफ रोटेशन इज आल्सो सेम। तो अर्थ के लिए ये कौन से सेंस में घूमेगा? ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट? वेस्ट से ईस्ट वेस्ट से ईस्ट है ना। अर्थ कैसे घूमता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, तो ये सैटेलाइट भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमना चाहिए। तो इसका जो हाइट है, ध्यान रखना, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट, ठीक है, जो ऑर्बिट का हाइट है ना, रेडियस का बात नहीं कर रहा हूं, जो हाइट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। समझ में आ रहा है? तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव चीज है जो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल करेक्ट में पूछ सकता है कि टाइम पीरियड क्या होगा, सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, हाइट क्या होगा। ठीक है, इसी तरह से एक सैटेलाइट अगर यहाँ पर एक और ऑर्बिट आप देखो विच लाइज इन द प्लेन इन द पोलर प्लेन, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को कंटेन करता हुआ एक प्लेन नंबर आ रहा है। तो इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रहता है उसको हम लोग पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए और कुछ ऐसा मतलब कुछ कंडीशंस नहीं है कि क्या ओमेगा होना चाहिए और क्या हाइट होना चाहिए, वो सब वेरी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि इट लाइज इन अ पोलर प्लेन, ऑर्बिट लाइंग इन अ पोलर प्लेन। समझ में आया क्या यहाँ तक? हाँ सर, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेटिव चीज है। क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है। अब जैसे मान लो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हम लोग अगर पढ़े तो क्वेश्चन भी किया था, याद है आपको? 2 पार्टिकल सिस्टम पे जब एक पार्टिकल को वेलोसिटी दे दिया था, वो अपना कॉमन सेंटर ऑफ मास के ऊपर घूम रहा था, हाँ सर, स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था। तो वैसा ही एक सिस्टम होता है हमारे पास बाइनरी स्टार सिस्टम। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है? बोथ द स्टार्स रोटेट अबाउट ईच अदर या रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इनफैक्ट ये कोई भी दो बॉडीज के लिए ट्रू है, सन और अर्थ के लिए भी ट्रू है, लेकिन सन का मास इतना ज्यादा है कि सन और अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट ऑलमोस्ट लाइज ऑन द सेंटर ऑफ द सन, तो इसलिए सन आपको ऑलमोस्ट रेस्ट पे दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपेरेबल मासेस होगा तो डेफिनेटली टोटल डिस्टेंस अगर मैं d बोल रहा हूँ तो r1 r2 का वैल्यू क्या निकाल सकते हो? r1 क्या लिख सकते हो?